सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द टारगेट BCSE 2026 क्लासेस। और फिर से मैं आपके साथ आज केमिस्ट्री में आगे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने एटॉमिक मॉडल्स को भी देखा है और पिछले क्लासेस में हमने रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट को भी देखा। उसके बाद हमने आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार जैसी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैंने आपसे यह भी कहा कि क्या होता है हमारे पास जब हम कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं। तो कार्बन डेटिंग करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो हम लोग C14 है ना, कार्बन डेटिंग खुद एक टेक्निक है और कार्बन 14 आइसोटोप को हम लोग यूज़ करते हैं। विलार्ड और लिबी ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, है ना। विलार्ड और लिबी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलिए आज आगे की क्लास को हम लोग पढ़ते हैं कि तो हम लोग देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ना है। तो हमें आज ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बोर एटॉमिक मॉडल की बात करने वाले हैं, ठीक है। और बोर एटॉमिक मॉडल में हम देखने वाले हैं कि क्या बोर एटॉमिक मॉडल होता है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपके लिए, एक कोट। पहली बात तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू आवर टारगेट BCSE 2026 क्लासेस। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समय पे आपका सिलेबस खत्म करूं और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं। और इससे क्या होगा, हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारे एकदम हमारे ग्रैब में आता चला जाएगा ना, मुट्ठी में आता चला जाएगा हमारा एग्ज़ाम। तो अभी एक कोट हम पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज़ एवरीथिंग इज़ टेम्पररी एक्सेप्ट माई लेगेसी। ये सबको आपसे कहना, ये आपको खुद से कहना है, ठीक है। दैट एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, है ना। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, ये आपको खुद से कहना है कि हर चीज़ क्या है, टेम्पररी है ना। ये तो हम जानते हैं कि हाँ हर चीज़ टेम्पररी है। विद इन दिस होल यूनिवर्स, इस हमारे प्यारे प्यारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, टेम्पररी है। बट एक्सेप्ट माई लेगेसी, ये आपको खुद से कहना है, एक्सेप्ट माई लेगेसी, ठीक है। आपकी जो लेगेसी है वह इस दुनिया में रहने वाली है। आज बहुत महान महान लोग जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बोर एटॉमिक मॉडल है। बोर आज नहीं है, ठीक है। जॉन्स बोर साहब आज नहीं है धरती पे, पर हम आज फिर भी उनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी बट देयर लेगेसी इज कंटिन्यूड, है ना। हम आइंस्टाइन के बारे में आज पढ़ते हैं, हम न्यूटन सर के बारे में पढ़ते हैं, हम है ना कुलम सर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। इवन पॉलिटिक्स में हम बात करें तो हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। ये लोग क्या आज हैं ये धरती पे? नहीं, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड नाउ, बट देयर लेगेसी कंटिन्यूज, है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है कि हम रहें या ना रहें, हमारी लेगेसी क्या होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, है ना। एवरीथिंग इज टेम्पररी एक्सेप्ट माई लेगेसी, यही आज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और इसी के साथ आज हम बोर एटॉमिक मॉडल को शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। तो हम बात करते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल में हमने पहले पिछले क्लास में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा और रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर जो है, जो शेप जो है वो न्यूक्लियस का बताया कि जो शेप जो है एटम का वो बताया और कहा कि न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में मौजूद होता है और बाहर ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसमें होता है हमारे पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस एक स्टेबल एक एंटिटी है और उसके बाहर कई सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्फेरिकल एक शेप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आज हम बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कि बोर जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, बोर इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। बोर किस पे है, बोर प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे, बोर इज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है हम पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। बस अभी जानेंगे कोई तो क्वांटम थ्योरी जिसका नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक सर ने इसे दिया था और बोर सर ने इसे एक्सप्लेन इसी के बेसिस पे बोर सर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो चलिए जरा पढ़ते हैं क्या है बोर एटॉमिक मॉडल। सी दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस के बाहर कई सारे पाथ हैं, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, और यहाँ पे क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं शेप बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं 2D शेप बना रहा हूँ एटम का। सो दिस वन इज लाइक दिस। सो इट इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज नोन एज सेकंड ऑर्बिट। क्या होता है ऑर्बिट मैं समझाऊंगा। ये पहला पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये दूसरा पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये क्या है हमारा तीसरा पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड इन सर्कुलर पाथ ऑफ डिफिनिट एनर्जी। अब ये क्या है डिफिनिट एनर्जी, आप बताओ मुझे। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मेरे को एक आंसर करो कि इलेक्ट्रॉन को जैसे
एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हाँ दिस इज न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ है हमारे पास। तो न्यूक्लियस को कैसे, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलेगा कि उसे कहाँ, उसे इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, मैं इसको बता दूं, इसको ऑर्बिट कहते हैं, इन पाथ्स को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट और ये जो है हमारा सेकंड ऑर्बिट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है वहां पे एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट एनर्जी। इस पाथ की अपनी एनर्जी होगी, लेट्स से En1, और इस पाथ की अपनी एनर्जी होगी, लेट्स से En2, एंड En1 इज नॉट इक्वल टू En2। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एनर्जी 1 इज नॉट इक्वल टू एनर्जी 2। कितना होगा, क्या होगा, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द ठीक है, आगे बात करते हैं इससे आगे। द ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट। ऑर्बिट्स क्या होता है, ऑर्बिट को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज ऑर्बिट्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। ये जो ऑर्बिट्स हैं ये इस तरफ नहीं जाता, इस तरफ नहीं जाता, ये स्टेशनरी स्टेट है, ये रुका हुआ है, ये अपने पाथ पे एक सर्कुलर इमेजिनरी पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये इनका स्टेशनरी स्टेट हमारा होने वाला है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ओन नॉट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इट्स इन ओन ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, दैट इज ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमता है, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट, अगर ये अपने ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हमारा, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स ओन ऑर्बिट, इनको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ना इनको एनर्जी लॉस ही करेंगे, ना कोई इनको एनर्जी चाहिए गेन, इनको एनर्जी गेन करने की जरूरत है। इनके पास ये बस वो उस पाथ की एनर्जी है, ये उस पाथ की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है, और इनकी अपनी कोई एनर्जी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, एंड दिस इज फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, सेकंड स्टेशनरी स्टेट एंड थर्ड स्टेशनरी स्टेट। तो ये पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट कहेंगे इसको। ये दूसरा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, दिस इज सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट। ओके, सो दिस इज व्हाट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लेते हैं सेकंड ऑर्बिट में, और अगर वो अपने ही ऑर्बिट में जाता है, इफ इट रिमेन्स इन द सेकंड ऑर्बिट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात? अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर कई सारे इमेजिनरी पाथ्स हैं। ठीक है, इफ दिस इज अ न्यूक्लियस, इसके ऊपर कई सारे इमेजिनरी पाथ, कि पहला इमेजिनरी पाथ, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर ये पहले इमेजिनरी पाथ में अपना इलेक्ट्रॉन है और इसको सिर्फ इसी में रोटेट करना है, if it wants to rotate in the same orbit, it does not require any energy. But if it wants to move in the higher state, है ना, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहे तब इसे क्या, एनर्जी की जरूरत होगी। अगर ये थर्ड में जाना चाहे तो और एनर्जी चाहिए, और अगर मान लो इसे थर्ड से वापस सेकंड में आना हो तो ये एनर्जी का लॉस करेगा, फिर और नीचे आना हो तो एनर्जी का लॉस करेगा। तो हायर द स्टेट, हायर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, लोअर द स्टेट, लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? सो व्हेन electron jumps from one stationary state to another, then they require gain or loss of energy. चलिए आगे बात करते हैं जरा, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। The gain and loss of energy always takes place in form of definite packets of energy known as quanta या called as quanta. ठीक है, it is what? It is called as, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं कहीं भी ऐसा लिखूं तो आप समझना इसका मतलब called as है। ठीक है, so definite form of energy, that means if it is nucleus, दिस इज फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट। अगर कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इससे यहाँ आना है तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसा होगा कि एक पैकेट होगा एनर्जी का। ठीक है, एक पैकेट होगा एनर्जी का, पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको अपन कहेंगे क्वांटा, जिसको अपन क्या कहेंगे, क्वांटा। या तो ये लूज करेगा या गेन करेगा। इसे ऊपर जाना है तो क्वांटा एनर्जी चाहिए, अगर इसे नीचे आना है, लोअर स्टेट में आना है, तो इसे क्वांटा एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, अराउंड द न्यूक्लियस कई सारे ऑर्बिट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। ओके, सो इट इज बाय nh/ अब 2π। अब जरा देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, K, L, M, N, O, P, उसके आगे जितना चल जाना है, PQ, RS, TU, V, W, X, Y, Z, कहाँ तक तुम्हें जाना है जाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब उसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड जब रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग हियर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कई सारे ऑर्बिट प्रेजेंट हैं, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो देखो एक तो ये लीनियरी पाथ पे फॉलो कर रहा है ना, और एक इधर मोमेंटम लग रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल, इसे कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ NH/2π। ये हर ये ऑर्बिट में मौजूद नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π होगी, वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मौजूद होगा। सो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, h क्या है, कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया है, तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू को भी देखेंगे, तो इट इज 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो हम फर्स्ट ऑर्बिट, और ऑर्बिट को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं n से, और हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज NH/2π। तो n के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, h/2π। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा वो हो जाएगा NH/2π। सेकंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, h/π, बिकॉज 2 इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड 2h/2π हमारा फॉर्मूला, तो h/2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, h/2π। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेकंड ऑर्बिट का कितना हो गया, h/2π। अब क्या करेंगे इसे, बस h की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल का डिफेक्ट क्या है, क्या खराबी थी हमारे बोर मॉडल में, सब ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डिफेक्ट क्या है बोर मॉडल का, तो बोर मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, या तो ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, या फिर ये एटम जो हाइड्रोजन के जैसे हैं उनके स्पेक्ट्रम को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रम इज, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो देखो दिस आर द ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट है, मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो जब इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट से, तो क्या करेगा, ये जो है वो एनर्जी एमिट करेगा, है ना, एनर्जी एमिट करेगा, और वो जो एनर्जी एमिट जब ये करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। क्या बनाता है, ये EM वेव बनाता है ना, ये EM वेव भी बनाता है, ठीक है। और ये EM वेव जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो आपको अलग अलग कलर के दिखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन में ही इन स्पेक्ट्रल लाइंस को, इन लाइट लाइंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं, अदरवाइज ये बाकी एलिमेंट्स पे ये एक्सप्लेनेशन इनका काम नहीं करता है। तो चलो हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय बोर मॉडल, तो किस एलिमेंट का या फिर किस आयन का जो स्पेक्ट्रम है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, बोर मॉडल के द्वारा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, हीलियम प्लस, बेरिलियम 3+, लिथियम 2+, ऑल ऑफ दिस। चलो पहले हम देख लेते हैं हीलियम को, हीलियम 2+। क्या मतलब है हीलियम 2+ का, पहले तो मैं हीलियम बना दूं नॉर्मल हीलियम, दिस इज नॉर्मल हीलियम, ओके, सो दिस इज नॉर्मल हीलियम एटम, दिस इज नॉर्मल हीलियम एटम हैविंग 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 - 2 दैट इज 2 न्यूट्रॉन्स, ओके। सो ये हमारा नॉर्मल हीलियम है। मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको क्वेश्चन को बढ़िया से, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। अब ये जो है हमारा, इट मीन्स इसके पास क्या है, हीलियम प्लस है ना, हीलियम प्लस हमारे पास, जो हीलियम प्लस है हमारे पास, हीलियम प्लस के पास क्या है, इसके पास 1+ चार्ज है, 1+ चार्ज। और अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा, अगर आपने 9th में थोड़ी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गेट्स 1 पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या दैट इज 1। नॉर्मल हीलियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है, 1। तो अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम तो काम करेगा, है ना, हीलियम एक्सप्लेन करेगा। चलो यहाँ तक हम समझ गए भैया, बट प्रोटॉन तो अभी भी 2 हैं, न्यूट्रॉन तो अभी भी 2 हैं। मैंने कहा कि स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की जा रही है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम लाइंस की बात की जा रही है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन है जो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, क्या वो प्रोटॉन आएगा,
क्या वो न्यूट्रॉन आएगा क्या? नहीं नहीं, प्रोटॉन तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो आखिरकार ये स्पेक्ट्रल लाइंस में पार्टिसिपेट ही कौन कर रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनका इलेक्ट्रॉन, याद रखना, जिनका इलेक्ट्रॉन 1 होगा वो स्पेक्ट्रल लाइंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा चलो, तो लिथियम 2+ का क्या सीन है? लिथियम 2+, लिथियम जो होता है, लिथियम में 3 एटम, 3 प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें से आपने 2 निकाल दिए, बचे कितने? 1। तो अगेन ये काम करेगा। बेरिलियम, बेरिलियम क्या होता है? तो बेरिलियम की अगर बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। तो इनके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, जिसमें से आपने 3 निकाल दिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ प्रोटॉन इन स्टेबल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने इसमें 3 निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1। तो बेरिलियम 3+ भी काम करेगा। इट मीन दैट मींस आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ देखो हमारा एग्जांपल भी है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+। तो आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, और स्पेक्ट्रल लाइंस में कौन से, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड ने तो स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं किया था ना, बोर के अकॉर्डिंग जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करते हैं तो किस किस एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, या कैसे एटम्स के स्पेक्ट्रल लाइंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो यही है कि बोर के एटॉमिक मॉडल से हमें क्या क्या करने को मिलता है। तो हमने पिछले दिन रदरफोर्ड न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का जो हमने रेडियस है वो काउंट किया था। आज हम एटम के रेडियस को काउंट करेंगे, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला देखो ये है, R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4π² m/2 k। अरे क्या हो गया? परेशान हो गया क्या? पानी पियोगे? पानी पियोगे? अरे रुको, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। वी डोंट नीड टू रीड दिस फॉर्मूला या रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं भी सोचा कि बच्चे घबरा गए क्या इतना बड़ा फॉर्मूला देख करके। सो 0.53 इंटू n²/z। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है। n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, z क्या है? एटॉमिक नंबर। कहीं कहीं पे फॉर्मूला ये लिखा हुआ रहेगा 529 n²/z। तो देखो फिर यार घबराना नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्स निकालोगे तो फिर 53 आएगा, है ना। तो n²/z। तो याद रखना n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि रेडियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। रेडियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बोला मैंने ये कहा कि रेडियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, and it is inversely proportional to radius of an atom is inversely proportional to atomic number, है ना, inversely proportional to atomic number। that means कि अगर number of orbits बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस छोटा होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस छोटा होगा, ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन में कभी कभी तुम्हें कंपैरिजन के लिए पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखना कि R1/R2 इज इक्वल टू N1² इज इक्वल टू Z2/Z1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनका यूज हम अभी करके तुमको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द एटॉमिक रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है पहले, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो भैया हाइड्रोजन की बात की जा रही है तो इट मींस z इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट दैट मींस n इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि पहले ऑर्बिट के लिए, है ना, 4 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन का एटम, है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 इंटू n² n इज इक्वल टू 1 एंड z² 1² z इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया? 0.53। तो हम लोग बात कर रहे थे 0.53 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर या 10⁻12 सेंटीमीटर। अब सेकंड ऑर्बिट की मैं बात करूं, सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फॉर सेकेंड ऑर्बिट 0.53 इंटू n² यानी 2 का स्क्वायर, एंड हमारे पास जो एटॉमिक नंबर तो हमारा चेंज नहीं होगा, और वो कितना होगा? दैट इज 1, एंड ये हो जाएगा 0.53
इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करके देखो कितना होता है, तो 2.12 इंटू 4 2.12 एंगस्ट्रॉम है ना, सो 2.12 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे ही अपन थर्ड ऑर्बिट का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर हाइड्रोजन एटम का, तो 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1 दैट इज 0.53। कैलकुलेट करके देखो, तुम लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करो, इंटू 9, 0.53 इंटू 9 कितना हो गया, जब कैलकुलेट करके देखो तो 45, 3 5 जा 3 9 जा 27, सो इट इज अप्रॉक्स 4.75 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ रेडियस, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस इतना होगा। अब चलो जरा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास, मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, वैसे तो मैं आंसर बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो अब चलो एक आंसर करके देखते हैं। रेडियस रेशियो मैंने कहा था ना, अभी मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। ठीक है, सो R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर Z2 अपॉन Z1। अब जरा इसको करके देखते हैं। रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, ये तब यूज करेंगे जब दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एटम्स हमारे पास दिए होंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिथियम दे रखा है जिसका Z कितना होगा 4, यानी Z तो हमारा जो है वो कांस्टेंट है। Z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर इज कांस्टेंट ना। अब हमें कैलकुलेट करना है R1 इक्वल टू R2, तो हमें सेकंड ऑर्बिट का रेडियस अपॉन फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, तो N1 स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्थ की वैल्यू डाल देंगे और ये हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, 4/16 है ना, सो इट इज 1:4। सो R1 यानी सेकेंड ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू 1:4 है ना। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सो R4 इज 1:4 है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द रेडियस फॉर थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, ये भी खुद से करके देखो। चलो वीडियो को पॉज करो, अभी सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया है ना, तो अब जरा हम इसे करके देखते हैं। एक सेकेंड, एक थोड़ा सा रुकना जरा। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 3 नॉट 4 है ना, बेरिलियम का कितना होगा 4, और ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बेरिलियम कांस्टेंट है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस रेशियो ऑफ बेरिलियम 3+4 एंड R1 R2 N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 एंड 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब जरा देखना कितना होगा 9/25, सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 9/25। चलिए अब हम बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी जूल पे भी बताऊंगा। सो -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये लिख लो अपने कॉपी में, हमें फॉर्मूला यही याद रखना है। कभी कभी क्या करते हैं कि वो फॉर्मूला पूछ देते हैं, तो बस एक बार याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ तो भी हमने पढ़ा था, 2π² mz² E4k² N² अपॉन N² इंटू H², माफ करना N² इंटू H²। हमें याद क्या रखना है, -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब कुछ और पॉइंट्स टू रिमेंबर, जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी 0, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी 0, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती। जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो निगेटिव होती है, और ये इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव एनर्जी है यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, अदरवाइज वो भाग जाएगा। जिस दिन उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई ना वो भाग जाएगा, जीरो जिस दिन इसकी एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन विल मूव आउट फ्रॉम द ऑर्बिट। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह यही है कि टोटल जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी, मतलब जो भी हमारा टोटल एनर्जी है उसको आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो भी नेगेटिव होती है, अभी मैंने समझाया कि क्यों है। अब जो टोटल एनर्जी है आपने पढ़ा है ना, टोटल एनर्जी
जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो क्या होगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी। टोटल एनर्जी की फॉर्मूला हमने पढ़ा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, या फिर इसे हम लिखते हैं -21.79 इंटू 10⁻⁹ Z²/n² जूल पर एटम। तो ये हमें डेटा याद रखना है। अर्ग में क्या करेंगे तो वो याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, है ना। तो ये याद रखना। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा -21.79 इंटू 10⁻12 Z²/n² अर्ग पर एटम, है ना। अब देखो कहीं कहीं पे आपको ना ऐसे लिखा हुआ रहेगा 21.8 -21.8 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, कैलकुलेशन में हमें यही यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। सो इट इज के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये मैंने कहा, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ध्यान रखेंगे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी का कितना होगा, डबल होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, नेगेटिव होगा। अगर टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो बताओ जल्दी से मुझे बताओ, चलो काइनेटिक एनर्जी कैसी नेचर की होगी, पॉजिटिव नेचर की होगी। अगर टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव नेचर की होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का नेचर कैसा होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अब देखिए हमने पढ़ा फॉर्मूला में, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दैट एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² एंड टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो अब हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं रेशियोज वाले क्वेश्चन के लिए। सो E1/T क्या हो जाएगा हमारा Z1² अगर इनकी वैल्यू सेम है, और E1/E2 इज इक्वल टू N2²/N1² इफ Z इज सेम, है ना। तो अगर ऑर्बिट सेम होगा तो हम यही अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑर्बिट इज सेम। और अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, तो हम ये वाला रेशियो अप्लाई करेंगे, है ना। चलो अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं और हमारे पास कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो। फाइंड द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूलाज बता दिए हैं, तुम एक बार खुद से करने की कोशिश करो, कॉपी में करो, साइड में करो, फिर मैं करता हूँ। पॉज कर लो वीडियो को और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। हो गया, बढ़ूँ आगे, करूँ प्रैक्टिस। चलो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले आप हाइड्रोजन की बात करो। हाइड्रोजन में सिंबल क्या है, H11। प्रोटॉन्स कितने, 1। न्यूट्रॉन्स कितने, 0। प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है, 0। और इलेक्ट्रॉन्स कितने, एज नंबर 2 सेम नंबर 2 प्रोटॉन, और ये हुआ 1। अब किसकी बात कीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जा रही है। तो n इज इक्वल टू हमारे पास 1, Z इज इक्वल टू हमारे पास 1। तो सब यहाँ पे 1 1 है ना। अब बस हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला में पुट करना है और हमें आंसर ले आना है। तो चलो ET इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ET, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू, 21.8 इंटू 10⁻⁻19, Z की वैल्यू 1², N की वैल्यू 1² जूल पर एटम, है ना। तो क्या हो गया, हमारी जो वैल्यू आई वो आई 21.8 इंटू 10⁻⁻19, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, 10⁻⁻19 जूल पर एटम। सो इट इज द वैल्यू। अब आगे बात करते हैं, चलो। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमने कितना कहा, माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो कितना हो गया ये, माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी करेंगे तो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। तो इसे आप कैलकुलेट करके खुद से देखोगे तो ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आपका आएगा 634 -43.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। चलो अब आगे बात करते हैं, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम इन जूल्स। तो टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, -13.6। अच्छा जूल में बात कर रही है तो जूल में हम चलो बात करते हैं इसको, 21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर Z² अपॉन N² जूल पर।
है ना। तो चलो आगे बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात की जा रही है और लिथियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना होता है 3, है ना। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 3, तो 21.79 इंटू 10⁻19 इंटू Z कितना है 3 का स्क्वायर, N कितना है 3 का स्क्वायर जूल पर एटम। चलिए आगे बात करते हैं, तो क्या होगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 3 स्क्वायर कट गया, बचा -21.79 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम। तो ये हम थर्ड ऑर्बिट का हमने निकाल लिया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+, यहाँ पे होना चाहिए एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+। जरा बेरिलियम के बारे में जान लेते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की बात अगर हम करते हैं तो इसका Z जो है वो कितना है 4, यानी P कितना 4, यानी E कितना 4, और हम बात करें अगर हम न्यूट्रॉन की तो 4 5 9 - 4 करोगे तो आएगा न्यूट्रॉन 5। बट हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बेरिलियम दे रखा है, क्या हमारे क्वेश्चन में दे रखा है बेरिलियम 3+, है ना। व्हाट इज रिटन हियर बेरिलियम 3+। तो बेरिलियम 3+ में क्या होगा कि हमने 3+ लिखा हुआ है। मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप लूज करते हैं तो आप प्लस चार्ज बियर करते हैं, तो यहाँ पर 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया गया, तो है इलेक्ट्रॉन 4 बेरिलियम के नॉर्मल एटम में, और हमने लूज किया 3 इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना 1, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पहले ऑर्बिट में, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन योर फर्स्ट ऑर्बिट, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां जाता है सेकंड ऑर्बिट में जाता है, तो हम कहेंगे कि वो अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में पहुंच चुका है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है जस्ट 1, तो वो ऑब्वियसली कहां होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, और फर्स्ट ऑर्बिट से वो पहला एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो कहां जाएगा वो सेकंड स्टेट में जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑर्बिट की हमको बात करें तो हमारी n जो यहाँ पे है वो 1 ना होकर के 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक था अपने ओरिजिनल एनर्जी में था, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, यानी n = 2 की हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को, मैं फिर से समझाऊं, मैं समझाता हूं। देखो, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहाँ है। अब ये अगर यहाँ जाएगा तभी हम कहेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, दैट मीन्स कि ये जाना चाहिए n = 2 में। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ूं अब, चलो। सो हमें जानना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहे होंगे, तो हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी -13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब मैं बात करूं -13.6, Z तो हमारा क्या है यहाँ पे 4² और N कितना है हमारा 2² इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। फिर मैं आगे कैलकुलेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, कैलकुलेट करो तुम लोग, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो 16/4 है ना, 16/4, सो इट इज 4 × 13.6 माइनस के साइन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, क्योंकि जूल इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या कुछ नहीं देखा तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में निकाल दे रहे हैं। 13 4 जा कितना होता है, व्हाट इज द 13 × 4, सो इट इज 52 एंड 6 4 जा 24, तो इट विल बी इक्वल टू 54.4, है ना। सो 54.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नेगेटिव एनर्जी, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+। आई बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम ढेर सारे क्वेश्चन लेके बैठा है, ठीक है, आज हम ढेर सारे क्वेश्चन लेके बैठे हैं और हम बस आप लोग के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आता। एग्जाम में थ्योरी थोड़ी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ क्वेश्चन बनता है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन। अब जैसे ही सोडियम बोला तुम्हारे दिमाग में सोडियम और हाइड्रोजन घूमना चाहिए, ठीक है। सो इट इज सोडियम, मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होगा, इट इज Z, और ये क्या है एटॉमिक मास एंड इट इज 1, ठीक है। तो अगर ये Z है सो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P कितना होगा 11, E कितना होगा 11 और N कितना होगा 12। अगर ये Z है तो P कितना होगा 1, E कितना होगा 1 और N कितना होगा 0, न्यूट्रॉन कितना होगा 0। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन। मतलब ये हमारे पास सोडियम एटम है और ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो इनका पहला ऑर्बिट ये है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, एंड ये इसका पहला ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है,
फर्स्ट ऑर्बिट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे यानी n जो है इन दोनों ही जगहों पे n इज इक्वल टू हमको क्या लेना है 1, n इज इक्वल टू 1। अब हमको रेशियो ढूंढना है। सो रेशियो इज इक्वल टू एनर्जी 1, ठीक है। मैं एनर्जी 1 में किसकी बात करूंगा, मैं सोडियम की बात करूंगा, और एनर्जी 2, ठीक है। n इज इक्वल टू सेम है तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे Z1 अपॉन Z2, है ना, Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर, Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर की हम बात करने वाले हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द Z1 अपॉन Z2 स्क्वायर, है ना। तो Z1 अपॉन Z2 स्क्वायर की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 कितना है हमारे पास, सोडियम का है, ये कितना है सोडियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर डेट इज 11, तो 11 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 121 अपॉन 1। सो इट इज द आंसर। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास एंड करने से पहले, एंड द क्वेश्चन इज इन हाइड्रोजन एटम। कितने सारे क्वेश्चंस किए हमने, बना के देखो खुद से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ डेटा चेंज कर देगा, क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को बना करो। इन अ हाइड्रोजन एटम, इन अ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है फ्रॉम N4 टू N2। फाइंड द एनर्जी चेंज इन जूल। एक इलेक्ट्रॉन वो ड्रॉप कर रहा है N4 यानी फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, एनर्जी चेंज क्या। देखो फोर्थ ऑर्बिट की कुछ ऑर्बिट की एनर्जी होगी, कुछ सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी, तो इनके बीच में एनर्जी गैप होगा। तो ये कितना एनर्जी गैप है, हमको इस एनर्जी गैप को जूल में कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले फोर्थ ऑर्बिट को निकाल लेते हैं। जेड कितना है बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे, अब मैंने बताने वाला यहाँ पे जेड कितना है तुम लोग बताओ, ठीक है। और एन कितना है, तो एक सीन केस में जो एन है वो 2 है, और एक केस में जो सीन है वो एन हमारा 4 है। तो चलो पहला निकाल लेते हैं। द फर्स्ट केस हम n इज इक्वल टू 2 करके निकाल लेते हैं, है ना। सो क्या है हमारा एनर्जी की वैल्यू, हमको जूल में कैलकुलेट करना है। सो हम बात करें एनर्जी की, सो एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19, और हम बात करें किसकी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है, जूल पर एटम। सो एनर्जी इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10 टू पावर -19, और जेड कितना है हमारा 1 स्क्वायर, और एन कितना है हमारा 4 स्क्वायर, सॉरी माफ करना, एन है हमारा यहाँ पे 2 स्क्वायर, है ना। सो इट इज 2 स्क्वायर जूल पर एटम। तो एनर्जी कितनी हो गई, -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 1/4, ठीक है। या मैं बात करूं, मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या हो गया हमारा डिवाइडेड बाई 4 जूल पर एटम। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं हमारा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इफ n इज इक्वल टू 2। अगर हमारा n जो वैल्यू है, n की वैल्यू अगर 2 में देख लिया, अब हम 4 पे देख लेते हैं। सो एनर्जी कितनी हो गई, -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19। फॉर्मूला हमें पता है, जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। जेड कितना है यहाँ पे हमारा, जेड है हमारा 1 स्क्वायर, और n कितना है, n है हमारा 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, ठीक है। तो हम बात करते हैं -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1/16, है ना। सो 1/16। अब जरा हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें निकालना था एनर्जी चेंज। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी चेंज, है ना। सो एनर्जी चेंज कैसे निकलेगा, एनर्जी चेंज कैसे निकालेंगे हम, एनर्जी चेंज कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी एनर्जी है यानी E4 को हम क्या करेंगे, E4 माइनस E2, E4 माइनस यानी ऑर्बिट एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। और जब हम E4 माइनस E2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जरा देखना कितना होगा ये डेल्टा एनर्जी। सो ये हमारे पास हो जाएगा -21.8 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन 16 माइनस -21.8 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन 4। जरा इसको और हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, चलो तो फिर हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमारी वैल्यू है कांस्टेंट, उन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं। सो इट इज 10 टू पावर -19
एंड 1 - 16 1/4। अगर सिर्फ इसे हम कैलकुलेट करके देखें, यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 - 16/16, है ना। 4, सो इट इज 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 1 - 4। कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या आएगा -3/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3/4 इंटू 21.8 इंटू 10⁻⁻19। ये प्लस कैसे हो गया भैया, तो यहाँ इसका 4, देखो यहाँ इसका 4, और हमने क्या किया, इसका माइनस एंड इसका माइनस, है ना। ये माइनस और ये माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -3/4, है ना। -3/16, माफ करना, -3/16 जूल पर एटम, और ये हमारा आंसर हो गया। So this would be our answer। अब हम एक फॉर्मूला पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की रेडियस देखा, हमने इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को देखा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी पे, बात करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2πe²z/h इंटू एन। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कर दे तो 2.2 × 10⁻⁶ z/n मीटर/सेकंड। अगर सेंटीमीटर/सेकंड करना हो तो इसको हम क्या करेंगे, 8 कर देंगे। सो v इज, जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी जो है वो घटेगी कब, जब हमारा क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगले दिन हम लोग इससे आगे की ओर चर्चा करेंगे, और अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पर बात करेंगे। सो ध्यान रखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा है बोर एटॉमिक मॉडल, और बोर एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि क्या बोर के अकॉर्डिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जो बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर कई सारे इमेजिनरी पाथ होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हमारे रिवॉल्व करते हैं। और बोर ने हमें किसके बारे में बताया, बोर ने हमें रेडियस के बारे में बताया, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताया इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, और उन्होंने हमें किसके बारे में बताया, उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी के बारे में बताया इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।